एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ यहां पर आप देखेंगे तो अमेरिका। अब जरा कंपेयर कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं कि दोनों देशों के बीच की ताकत क्या कहती है। तो देखिए, चीन 9,150 टैंक चीन के पास है, तो अमेरिका के पास 8,848 टैंक है। बजट की बात करें, रक्षा बजट की बात, तो $216 बिलियन बजट ये चीन की तरफ से है, तो अमेरिका का बजट भी लगभग उतना ही ज्यादा। उसके बाद चीन में आप देखेंगे परमाणु हथियार 305 चीन के पास है, तो अमेरिका के पास 5,550 परमाणु हथियार, कई ज्यादा अमेरिका के पास। और यहां पर आप सैन्य बल की बात करेंगे तो 23,33,000 ये चीन के सैनिक, और 14 लाख यहां पर आप देखेंगे अमेरिका के सैनिक। तो कंपेयर अगर करें दोनों देशों को, तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या हालात है। 67 सबमरीन चीन के पास, 72 अमेरिका के पास, 2,860 एयरक्राफ्ट चीन के पास है, तो 15,893 अमेरिका के पास में है। तो यहां पर हालात आपने देखे कि दोनों देशों की ताकत क्या है, लेकिन टेंशन यहां पर इस वक्त बढ़ी हुई है। आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ इसी खबर पर शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह साहब जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और SK तयाल जी पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिवानी, अगर ये तनाव यहां पर बढ़ता है तो आने वाले वक्त में कैसी तस्वीरें यहां पर दिख सकती है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज कुछ भी ये नहीं कहा जा सकता कि प्रत्याशित हो। दो देशों के बीच में पहले भी तनाव देख चुके हैं, जब धमकियां दी जाती थी और फिर अचानक गोले दाग दिए जाते हैं। हिमांशु, देखिए, जिस तरह से चीन ने बयानबाजी शुरू कर दी थी इस खबर के साथ ही कि नैन्सी पेलोसी को ताइवान विजिट पर आना है, उससे बिल्कुल साफ था कि वो बिल्कुल खुश नहीं था इस विजिट से, और अब उसने आक्रामकता दिखानी तेज कर दी है। कल जब शाम को नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान पहुंचा, और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो ट्विटर पर हो, चाहे वो स्पोक्स पर्सन के बयान हो, चीन लगातार इस बात को कह रहा है कि अमेरिका को चीन और ताइवान के बीच में नहीं आना चाहिए। और तो और उसने चीन के जो ताइवान का नॉर्थ है, साउथ वेस्ट है और साउथ ईस्ट इलाका है, वहां पर एयर एंड सी ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, और ये बेहद ही आक्रामक ड्रिल्स हैं। इसमें लॉन्ग रेंज फायरिंग होनी है, इसके अलावा कई ऐसी फायरिंग होनी है जो पहले यानी 1995-96 में भी उसने नहीं की थी। तो ये सब कुछ उसने इस हफ्ते के लिए लाइन अप करके इसलिए रखा था क्योंकि ये विजिट का वक्त था, और वो एक संदेश देना चाहता है अमेरिका को कि अगर अमेरिका दखल देता है तो चीन आक्रामक हो सकता है। और यही वजह है कि ताइवान ने यह भी दावा किया कि बीती रात 21 चीनी लड़ाकू विमानों ने उसके एयर स्पेस को एक बार फिर उसका उल्लंघन किया है। हालांकि ये नई बात नहीं है, लेकिन वक्त बहुत अहम था। नैन्सी पेलोसी ताइवान में थी और उसके बाद इस तरह से चीन ने आक्रामकता दिखाई है, और सुबह चीन के बयान और ज्यादा उस वक्त आक्रामक हुए जब नैन्सी पेलोसी और ताइवान की राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका एक संदेश देना चाहता है कि चीन की इन गिरदर धमकियों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी धमकियों से वो नहीं डरता है, और वो ताइवान के साथ खड़ा है। यही बयान बार बार नैन्सी पेलोसी देती आई हैं, और वो कहती आई हैं कि हम जो ताइवान है उसकी संप्रभुता के लिए उसके साथ खड़े हुए हैं, जैसा पहले हमेशा से रहे हैं, चाहे वो बिल क्लिंटन के दौर में रहा हो या अब। और चीन ये दिखाना चाहता है कि वो वन चीन पॉलिसी के बीच में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत ही अहम घटनाक्रम है। सारे विश्व की निगाहें हिमांशु इस घटनाक्रम पर हैं, क्योंकि चीन के लिए ये वर्चस्व की लड़ाई का सवाल है। वो दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका से विश्व पटल पर कहीं भी कम नहीं है, चाहे वो हथियारों की बात हो, चाहे वो सैनिकों की बात हो, चाहे वो मॉनेटरी ताकत की बात हो। तो यहाँ पर ये मौका है कि कैसे चीन इसको हैंडल करेगा। अभी तक जो बयान आए हैं, एक्सरसाइजेज आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि चीन आगे कुछ आक्रामक कर सकता है। और यही देखना होगा कि नैन्सी पेलोसी के लौटने के बाद, आज जब वो शाम को लौट जाएंगी ताइवान से, तो क्या चीन की ये बौखलाहट जारी रहती है, क्या वो रिटेलिएशन में कुछ और बड़े कदम उठाता है, या फिर इन बयानों में ही। शिवानी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नजर सभी की बनी हुई है, क्या रिटेलिएशन में बड़े कदम उठाता है या फिर क्या आने वाले वक्त में चीन की रणनीति होगी। और इसी पर हम जानते हैं, जैसे पूर्व राजनयिक हमारे साथ में SK तयाल साहब जुड़े हुए हैं। तयाल साहब, चीन को हमने देखा है उसकी विस्तारवादी सोच है, वन चाइना का ख्वाब वो लिए चलता है। आपको क्या लगता है कि चीन अब आगे किस तरह का कदम यहां पर उठा सकता है? क्योंकि ताइवान पर कैप्चर करने की बात वो कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है, अमेरिका ताइवान के साथ में खड़ा है। तो फिलहाल आपको आने वाले वक्त की क्या तस्वीर दिख रही है? देखिए, इस समय जो गंभीर प्रश्न ये है, पहला कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का,
और थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयान होते थे अमेरिका फर्स्ट, उसके बाद पिछले अगस्त में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, तो सवाल उठने लगे जापान में, कोरिया में और ऑस्ट्रेलिया में, पूरे इंडो पैसिफिक में, कि अमेरिका जो सिक्योरिटी गारंटी देता है अपने मित्रों को और अलाइज को, उसके पीछे वो खड़ा है कि नहीं खड़ा है। और हमने देखा कि जब मई में प्रेसिडेंट बाइडेन टोक्यो गए थे, उन्होंने 3 देशों का दौरा किया था इस इंडो पैसिफिक में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यूएस इज विलिंग टू इंटरवीन मिलिटरीली टू डिफेंड ताइवान। जो 1979 की जो एक्ट है, ताइवान एक्ट अमेरिकन कांग्रेस का, उसके थोड़ा आगे जाता है। उसके बाद जो अभी 25-26 जुलाई को जो टेलीफोन की बातचीत हुई प्रेसिडेंट बाइडेन और शी जिनपिंग में, उसमें बाइडेन साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर कोई स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करता है, जो कि चाइना की नीति है ताइवान के प्रति, तो अमेरिका उसको स्ट्रांगली रेजिस्ट करेगा जी। ये बैकग्राउंड हो गई। अच्छा देखिए, नैन्सी पेलोसी ने कि वो ताइवान जाएंगी, उन्होंने पब्लिसाइज नहीं किया था। ये चीन ने 4-5 दिन से हंगामा करना शुरू किया, ग्लोबल टाइम्स में बहुत ही एग्रेसिव स्टेटमेंट उनकी सोशल मीडिया में, थ्रेटनिंग अमेरिकन गवर्नमेंट की बहुत गंभीर परिणाम होंगे। और इसके पब्लिक में आने के बाद ये संभव नहीं था कि अमेरिका इस विजिट को रोके। अच्छा, एक बात ये और मैं कहना चाहूंगा, मतलब कि चीन की क्रेडिबिलिटी की बात यहाँ पर है। चीन की मिलिट्री ने कहा है, बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट है, टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस विल बी अंडरटेकन। वही बात है तयाल साहब कि यहाँ पर अमेरिका ने बोला कि अब तो भाई पीछे हम नहीं हट सकते, लेकिन चीन यहां पर अब जो बोला है उससे पीछे हटता है या फिर क्या कदम आने वाले वक्त में उठाता है, इस पर तो हम बात करेंगे, कर्नल साहब से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तनातनी दोनों देशों के बीच में कैसी है वो जरा यहां पर आपको बता दें कि क्या स्थिति यहां पर बनी हुई है, यह बताना बेहद जरूरी है। जुबानी जंग हो रही है, हमले की तैयारी हो रही है। अब देखिए चीन की तरफ से धमकी क्या दी जाती है कि अंजाम भुगतना होगा, यह चीन की तरफ से कहा जाता है। और यहां पर देखिए हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, ताइवान का जवाब दिया जाता है। ताइवान की राष्ट्रपति खुलेआम बोलती है कि हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। चीन अंजाम भुगतने की धमकी देती है, चीन कहता है कि आग से मत खेलो, जल जाओगे, दिक्कत होगी। ताइवान का जवाब क्या होता है? सैन्य हमले की धमकी से नहीं डरेंगे। चीन कहता है कि टारगेटेड मिलिट्री एक्शन, जिसका जिक्र अभी तयाल साहब कर रहे थे। तो ताइवान का जवाब क्या होता है? संप्रभुता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमने किसी की संप्रभुता को ठेस नहीं पहुंचाई है। यह जुबानी जंग हो रही है और जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। कर्नल RSN सिंह साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए। कर्नल सिंह, कल हमने अमेरिका की बात कर रहे थे, लेकिन कल मुद्दा कुछ और था, लेकिन आज मुद्दा थोड़ा सा अलग है। यहां पर आज चीन उसके सामने है और चीन को हमने देखा है कि किस तरह से पहले भी वो विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ाता रहा है। फिलहाल अब ये जो परिस्थिति यहां पर बनी हुई है, इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अगर जो तयाल साहब ने जो कहा, अगर उसके आगे मैं बात जारी रखूं, तो देखिए, ये अगर आप ये मानते हैं कि दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस इलाके में बहुत पहले शिफ्ट कर गया था, तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जितना स्ट्रैटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको ये अमेरिकन पिवट ऑफ एशिया कहते थे, ये इसी को कहते थे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये दो ओशंस, पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों को ये इलाका जो है उससे ये इलाका जुड़ा हुआ है। अगर आप साउथ चाइना सी की बात करें, ईस्ट चाइना सी के बारे, तो इसीलिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत 60% जो युद्ध की सामग्री है, वॉर वेजिंग एसेट्स है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका ने इस रीजन को डिवोट कर रखा है। अमेरिका एक सुपर पावर रहेगा या नहीं रहेगा, ये इसी इलाके में तय होगा। इसलिए ये आप जो देख रहे हैं
ये जो इनका नैन्सी पॉलिसी का जो विजिट रहा जी। इसके पहले इनकी जो राष्ट्रपति है ताइवान की प्रेसिडेंट जब ये इन्होंने भी दौरा किया था आज से कुछ साल पहले अमेरिका का, तो इन्होंने बहुत सख्त तेवर अपनाए थे चाइना के खिलाफ। और आपको शायद ये भी स्मरण करना होगा कि शिंजो एबे ने भी कई हाल के दिनों में बहुत ही सख्त स्टेटमेंट दिए थे कि उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो हम ताइवान की खातिर हम अपनी सैनिक सामग्री भी हम उपलब्ध करवा सकते हैं। हाँ। तो यहां पर अभी देखिए ये अगर एक तो ये विजिट अनाउंस हुआ और लोग इसको अमेरिका के बाई इलेक्शन से जोड़ के देख रहे हैं। एक वो बात हो सकती है, लोग कह रहे हैं कि अभी ये कम्युनिस्ट पार्टी की वहां कांग्रेस होने वाली है, तो वहां पर जो नहीं, लेकिन कर्नल सिंह क्या यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ इतिहास यहाँ पर दोहराया जा रहा है? कुछ वक्त पहले की बात थी, एक बड़ा देश रूस, यहाँ पर एक बड़ा देश चीन, उसका नजदीकी देश वहां पर देखिए यूक्रेन, और यहां पर देखिए ये नजदीकी देश छोटा सा एक ताइवान, और यहां पर भी अमेरिका यहां पर सपोर्ट की बात कर रहा है। तो क्या यहां पर ये कह सकते हैं कि यूक्रेन बन सकता है ताइवान दूसरा आने वाले वक्त में? नहीं, ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत होगा। देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद जितनी स्ट्रेटेजिक फोकस थी वो इसी एरिया पे थी। आपको मालूम होना चाहिए कि उसके बाद द्वितीय महायुद्ध के बाद वहां पे अमेरिका ने जापान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वहां पर उनके बेसेस हैं। किसी जमाने में इनके 1 लाख ट्रुप्स होते थे, आज 50-60 हजार ट्रुप्स हैं। साउथ कोरिया में इनके 25,000 ट्रुप्स हैं। इनके ट्रुप्स फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, गुआम, हवाई, ये पूरे इलाके में इनके ट्रुप्स लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही फोकस रहा है। और आपको अगर आप चाइनीज के साथ अगर एम्पैथाइज करें तो ये एरिया वाकई में ये बहुत खतरनाक है। इट्स अ वेरी वेरी वॉलेटाइल एरिया। आप नक्शे पे देखें आप, और आपको मालूम है कि ईस्टर्न कोस्ट जो है चाइना का वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समुद्र का एक वही रास्ता है ना, पूरा ट्रेड और जितनी इनकी जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हुई है सारी कहानी ईस्टर्न कोस्ट से शुरू हुई है। तो इसलिए ये ताइवान जो है, ताइवान एक अमेरिकन प्रेजेंस का एक मैं क्या कहूं, एक स्ट्रेटेजिक एक रीजन भी है। आप उसको बहाना भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ताइवान पर अगर कभी इन्वेजन हुआ तो इसके 2 सूरत हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। या तो चाइना वर्ल्ड का न्यूमेरो यूनो पावर बनेगा, यानी कि वो अमेरिका का जो पावर है वो ध्वस्त हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो चाइना इसी मजबूरी में हमेशा बना रहेगा। तो इट इज ताइवान, मेरी अपनी राय है, ये ताइवान जो है ये निर्णय करेगा कि क्या अमेरिका सुपर पावर रहेगा या नहीं होगा। क्योंकि ये सब कुछ इसी के चारों तरफ केंद्रित है। इस चीज को आप जान लीजिए। और यही नहीं, अगर नैन्सी पेलोसी अगर झुक जाती चाइनीज वार्निंग के तहत, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा, फिर क्वाड्स का क्या ये वर्चस्व रह जाता साहब। फिर क्वाड्स का आज तो ये हुआ ना, इस पोस्चरिंग के कारण बाकी जो रीजन के देश देख रहे हैं, हो सकता है वो भी अट्रैक्टेड हो जाए क्वाड्स की तरफ। बिल्कुल सही कहा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम और बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट, और इस अमेरिकन ने रियलाइज किया। ये ऐसे नहीं है, इसको लोग कृपया ऐसे ना देखें कि उसका मूड बन गया घूमने का तो वो घूम के वो आ रही है ताइवान से। वो ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस हैं अमेरिका में कि वो अलग राजनीति अलग है, लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रांग मैसेज है। हाँ ठीक है, शिवानी के पास भी जाएंगे, हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनिए, लेकिन एक कमेंट और जरा इसके तयाल साहब से मैं ले लेता हूं। तयाल साहब की कितना वक्त और लगेगा स्थिति स्पष्ट होने में? अभी तो ये संदेह होगा नहीं होगा,
अमेरिका झुकने को तैयार नहीं था, चीन ने बोल दिया कि नहीं हम तो करके रहेंगे। अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे, इंतजार यहां पर कितना और लंबा? देखिए, ये ड्रिल्स होंगी और ये 3-4 दिन चलेंगी, कुछ मिसाइल फायरिंग भी होगी। और पर मैं समझता हूं कि ये चीन भी बहुत सोच समझ के कदम उठाता है। बड़ा कैलिब्रेटेड मूव्स होंगे उनके, जो भी होंगे, जिससे वो एक मैसेज दे दें कि उन्होंने कुछ रिटेलिएट किया है। पर ये युद्ध की स्थिति तक पहुंचेगा ये मैं नहीं समझता। और मैं सीपी सिंह साहब की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। पर एक चीज जो है कि अगर इंडो पैसिफिक एरिया में अगर तनाव बढ़ रहा है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? यथास्थिति को कौन सी शक्ति बदलने का प्रयत्न कर रही है? चाहे हम डोकलाम में भूटान में देखें, पूरा साउथ चाइना सी में देखें, गलवान घाटी में देखें, हांगकांग देखें, कौन सा देश है जो इस पूरी एरिया की शांति और स्थिरता को अस्थिर कर रहा है? वो तो चीन है। तो कहीं ना कहीं सब देशों को और डेमोक्रेसीज को उसमें लीडिंग रोल प्ले करना होगा, जैसे पेलोसी ने बड़ा क्लियरली कहा। और ये मैसेजिंग चीन को बड़ा क्लियरली, और अमेरिका के बिना यहाँ बैलेंस ऑफ पावर नहीं हो सकता, ये भी एक रियलिटी है जो हमें फेस। मैं तो अपने चीनी दोस्तों को कहता हूं कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पैसिफिक वॉर में नहीं आता तो सब आज जापानीज बोल रहे होते। उनको ये समझना चाहिए बिल्कुल कैसे जापान कैसे हारा, नहीं तो आधे चीन पे तो जापान का कब्जा था। तो इस तरह अमेरिका का एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इंडो पैसिफिक में उसकी बहुत रोबस्ट प्रेजेंस बहुत आवश्यक है। और तभी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया सब मिलके जो चाइना का जो बिल्कुल विस्तारवाद जो हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियरली कहा है, उसको तभी रोका जा सकता है। बिल्कुल। शिवानी हमारे साथ में बनी हुई है। शिवानी, हमने देखा है कि देखिए ताइवान की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया के लिए काफ़ी मायने वो रखती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आधी से ज़्यादा जो चिप हैं जो फ़ोन, मोबाइल और बाकी जगह पर लैपटॉप से लेकर कार्स तक में इस्तेमाल होती हैं वो वहाँ पर बनती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है ताइवान की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए। भारत की भी इस पूरे मसले पर बहुत बारीकी से नज़र होगी कि क्या क्या हो रहा है दोनों देशों की तरफ से, क्या एक्शन हो सकता है, क्या आने वाले वक्त में हो सकता है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए जहां तक भारत की बात है, भारत बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखता है, चाहे वो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच की बात हो और जो बयान हुए या जितनी बार प्रधानमंत्री ने दोनों ही देशों के नेताओं के साथ बात की। और अब भी जब ताइवान और चीन के बीच ये तनातनी है और अमेरिका यहाँ पर है, तो भारत बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखता है, ऑब्जर्व करता है और उसके बाद कोई बयान देता है। लेकिन ये बात भी बहुत ही बताने लायक है, यहाँ पर बहुत ही खास है कि जब चीन और भारत के बीच फ्रैक्शन चल रहे थे, जब तनातनी चल रही थी, फ्रिक्शन पॉइंट्स पर तनातनी चल रही थी, तो अमेरिका ने भारत की मदद की थी यहाँ पर। और ये एक स्ट्रैटेजी थी अमेरिका की बैलेंस आउट करने के लिए। लेकिन भारत को ये भी देखना होगा कि किस तरह से इस पावर बैलेंस को मेंटेन रखते हुए, एक न्यूट्रल पोजीशन अपनाते हुए इस पूरे घटनाक्रम पर वो क्या कहता है, क्या देखता है। क्योंकि अभी चीन के साथ भारत की भी के तनाव चल रहे हैं और 16 दौर की बातचीत हो चुकी है। कोशिश ये की जा रही है कि बातचीत के जरिए इस पूरे विवाद को सुलझाया जाए, लेकिन अपनी ताकत को भी दुरुस्त कर रहा है। और भारत ने यह भी कहा है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वार्ता के जरिए ये विवाद सुलझे। लेकिन जो आक्रामक रवैया चीन का है वो न सिर्फ ताइवान में दिखाई देता है, बल्कि भूटान पर, डोकलाम के आसपास, LAC पर दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं भारत भी उस पीड़ा को समझ सकता है जो ताइवान इस वक्त फेस कर रहा है। और अमेरिका यहाँ पर मौजूद है, वो दिखाना चाहता है कि चीन की मनमानी नहीं चल सकती है। और ताइवान की जहां तक आप बात कर रहे हैं, 23 मिलियन लोगों का ये देश है। जियोपॉलिटिकली जो इसकी लोकेशन है वो बहुत ही अहम है। पूरे एशियाई जो भारत की बात कर रहे हैं, भारत की बात करते भी रहेंगे, लेकिन आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे। एक तस्वीर आई है, जरा वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि नैन्सी पेलोसी का विमान जब ताइवान पहुंचा तो लोग वहां उनके स्वागत के लिए कैसे तैयार थे। लोगों का चेयर करते हुए वीडियो सामने आया है, स्वागत करते हुए वीडियो सामने आया है, खुश होते हुए वीडियो सामने आया है कि ताइवान की जनता ने कैसे नैन्सी पेलोसी का स्वागत किया। वो आपको दिखाते, जरा देखिए। सोशल मीडिया पे ज्यादा चलती है, लोग ये देखेंगे
तो ये वेलकम करते हुए देखिए, जब जैसे ही विमान यहां पर आया, बहुत सारे लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे और किस तरह से चेयर कर रहे हैं वो आवाज भी यहां पर आप सुन सकते हैं कि जब विमान यहां पर आ रहा था, रनवे पर लैंड हो रहा था, उस दौरान आप देखिए कि यहां के लोगों में कितना उत्साह था, कितनी खुशी थी, वो यहां पर नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे, उनके लिए सारा अध्ययन करके। कर्नल सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए। कर्नल सिंह, भारत की भूमिका के बारे में हम बात कर रहे हैं। दो बड़े देश, दो बड़ी शक्तियां, उनके बीच तनाव की स्थिति है। ऐसे में भारत का किरदार और भारत की भूमिका क्या होने वाली है, आपको क्या लगता है? नहीं, न्यूट्रलिटी आपने शब्द इस्तेमाल किया। हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, हम क्वाड्स के एक बहुत अहम सदस्य हैं। तो ये न्यूट्रलिटी कोई वो अपने मिजाज पे तो ये निर्भर करता नहीं है। जो आपको जियो पॉलिटिक्स डिक्टेट करेगा उसी के मुताबिक हम चलते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स आज ये है कि चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है, चाइना के जो तेवर है वो काफी एग्रेसिव रहे हैं हमारी तरफ। तो ऐसे सूरत में जब उसका वो एक एक्सपेंशनिस्ट पावर की तरह बिहेव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है और हमारा कॉम्पिटिटर है और हमारे दुश्मन के साथ उसके साठगांठ है, जिसको उसने अपने टेरिटोरियल एम्ब्रेस में ले रखा है, इंडियन ओशन में हमको चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, तो एक मतलब लॉजिकल बात है कि हम उस पावर के साथ जाएंगे जिसके साथ हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे सूरत में हमारे लिए अमेरिका के अलावा और बताइए क्या विकल्प है ये इंडो पैसिफिक रीजन में? हमारा भी ट्रेड जाता है साउथ चाइना सी से 50%। हम क्या करें? अपना व्यापार हम क्या चाइनीज के हम मर्जी पे, तो हम उनके मर्जी पे तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये जितने ये न्यूट्रलिटी वगैरह जो बात होती है, सारा कुछ जियो पॉलिटिक्स डिक्टेट करता है और जियो पॉलिटिक्स ही डिक्टेट करता है कि हम इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हम हिस्सा, एक मजबूत हिस्सा रहे। और एक और मैं आपको बात बताता हूं, उस पर गौर कीजिएगा कि आपने गलवान की बात की, आपने डोकलाम की बात डोकलाम की, उसके पहले में खास करके गलवान की। मैं आपको बताइए, जितनी आप जो हरकत देख रहे हैं ना, जो आपने हरकतें देखी चाइना की डोकलाम के ये गलवान में, वो कहीं ना कहीं वो हमारा जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में जो हमारी भूमिका है उसको ले देके वो एक काउंटर प्रेशर के रूप में चाइना ने उसको वो इस्तेमाल करने की कोशिश किया है। और इसीलिए आपने देखा होगा ये बात पता नहीं ये दोहराई नहीं जाती है और इस पर लोग उतना गौर नहीं फरमाते हैं कि ट्रंप ने जाते जाते एक तिब्बत पॉलिसी सपोर्ट बिल वो अपने यूएस के दोनों हाउसेस से उन्होंने पास करवा दिया। हाँ, ठीक है ना? हाँ। जिसमें कि उन्होंने वो बाई पार्टीसन है एंड अगर वो तिब्बत पॉलिसी सपोर्ट बिल जो कि हमारे हक में, तो ये जो तिब्बत में आप देख रहे हैं ये इनडायरेक्टली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा है। अच्छा, एक बात और मैं तयाल साहब से यहाँ पर समझना चाहता हूँ। तयाल साहब देखिए, भारत के साथ भी हमने देखा है कि चीन किस तरह की हरकतें करता हुआ नजर आता है, बाकी देशों को भी यहाँ पर धमकियां देते हुए नजर आता है। तो क्या ये विस्तारवादी सोच की आदत हो गई है चीन की कि थोड़ा सा डराने की कोशिश करो, धमकी देने की कोशिश करो, शायद बात हो जाए, शायद मान जाए, ठीक है? बिल्कुल, चीन की तो देखिए वो तो लाओ त्सू को फॉलो करते हैं कि ऐसा वातावरण बनाओ, इतना थ्रेटन करो कि लड़ाई की नौबत ना आए और दूसरा पक्ष खुद ही अपना सरेंडर कर दे। यहाँ मैं आरएसएस से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम इसमें न्यूट्रल नहीं रह सकते, ना रहेंगे। पब्लिकली हम कुछ ना बोले, पर भारत की जनता, भारत की गवर्नमेंट, भारत का साउथ ब्लॉक, भारत की आर्मी की सबकी सिंपैथी इस समय जी पूरी ताइवान के साथ है। हम लोग सब अमेरिका के पीछे खड़े होंगे, पर ऊपर से नहीं बोलेंगे। पर देखिए, हमारे थिंक टैंक्स में अब ये सोच शुरू हो गया है कि भारत को वन चाइना पॉलिसी को अबंडन कर देना चाहिए। अगर चाइना भारत का प्रभुत्व जो जम्मू एंड कश्मीर पे है उसको नहीं मानता, हमारे लद्दाख में घुसा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश को अपना कहता है, तो हम उनकी वन चाइना पॉलिसी को क्यों माने? ताइवान को पूरा अधिकार है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है।
और गवर्नमेंट चाइना कहे, पर हमारे जो एनालिस्ट है सीपीएन अर्जुन सिंह साहब हैं, और हम लोग जो भी टीवी पे बोले अपनी जनता के कहें कि हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कि चाइना पूरा भारत का नक्शा जो अपने हमारे पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है वो कहे कि यही भारत है, केवल तभी हम चाइना बिल्कुल, आप अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको एक वन चाइना के तौर पर देखा जाए, लेकिन जब भारत के बारे में बात की जाती है, अखंड भारत के बारे में, अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, होता है बराबरी की वो सारी चीजें, और ये बात समझनी भी होगी चाइना को कि सिर्फ गीदड़ बपकी से काम नहीं होता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। शिवानी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए।